हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो अब तक हमने जो डिस्कस करा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में हमने क्या क्या देखा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन देखा। इनमें हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने आर इक्विवेलेंट निकालने का एक तरह से आर इक्विवेलेंट निकालने का हमने डेरिवेशन देखा था और फॉर्मूला हमने ड्राइव करा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं उसका जो आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो जस्ट ऐसी रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाता है, R1 R2 प्लस R3, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर देते हैं। वही अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या, 1/R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। तो इतना अब तक हमने पढ़ा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इन्फिनिट रजिस्टर्स कनेक्शन का, कि भाई अगर सीरीज में मान के चलो इनफाइनाइट रजिस्टर ले रहे हो और सबकी रजिस्टेंस क्या बेटा सेम है, आर है, मतलब आर 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 nth टाइम तक रिपीट हो रहा हो, ठीक है, एन टाइम तक यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसका आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो आइए इसको ड्राइव कर रहे हैं भाई। तो आर इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है, सीरीज में डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो मान लो दो रजिस्टेंस होता है तो आर प्लस आर कितना हो जाता है, आंसर 2R। 3 होता तो 3R, 4 होता तो 4R, तो ऐसी n टाइम्स है ना, तो कितना आ गया, NR आ गया। तो ये रहा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट फॉर इन्फिनिट रजिस्टर्स। ऐसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बात करें आर 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 ऐसे रिपीट हो रहा है nth टाइम्स तक, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। तो देखो, अगर मान के चलो दो रजिस्टर होता तो 1/R प्लस 1/R कितना हो जाता, 2/R। ऐसी अगर 3 होता तो कितना आ जाता, 3/R। तो ऐसी n टाइम होता तो कितना हो जाता, n/R होता ना भाई। तो यहाँ पे बेसिकली अगर 1/R इक्विवेलेंट की बात करूँ n टाइम्स के लिए तो n बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल r हो जाएगा। बट मेरे को तो r इक्विवेलेंट चाहिए तो इसको पलटी मार दो, तो r/n। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। और अगर आप ध्यान से देखिए तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो n टाइम्स आया है, और यहाँ पे 1/n, यानी कि यहाँ पे n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे n टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। तो भाई फॉर गिवन रजिस्टर्स या फॉर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स जो आर इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा सीरीज का ज्यादा होता है। यानी ये जो होता है ये हमें क्या देता है, सीरीज में हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलती है भाई। अच्छा, वही अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेसिकली मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें मिलता है, मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें प्राप्त होता है भाई। तो ये देखा हमने सीरीज, पैरेलल और उनके इन्फिनिट सर्किट के बारे में। आगे बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि भाई पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में पैरेलल वाले के एडवांटेज ज्यादा क्यों होते हैं और कौन कौन से एडवांटेज है वो हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करें तो इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स क्या होगा, वो कोई भी कंपोनेंट काम करना मतलब बंद कर देगा। हुआ क्या, मान लो भाई क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर मान लो यहाँ पे कोई कंपोनेंट फेल हो गया, काम करना बंद कर दिया, तो भाई इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई होगी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी आगे सप्लाई नहीं होगी तो बाकी कंपोनेंट भी आपके काम करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये इसमें दिक्कत आती है, एक खराब तो बाकी सब में करंट सप्लाई होना बंद हो जाएगा, बाकी सब भी काम नहीं करेंगे। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या होता है एक तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो ये डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये डिसएडवांटेज है किसका, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में यही डिसएडवांटेज है, तो पैरेलल में एडवांटेज हो जाएगा कि पैरेलल में अगर एक कंपोनेंट भी काम करना फेल हुआ तो बाकी सब काम करते रहते हैं, तो इसका उल्टा लिख दोगे तो एडवांटेज हो जाएगा पैरेलल के लिए। सेकंड पॉइंट बात कर रहे हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन्स सेम। अब भाई अलग अलग अप्लायंसेस के अलग अलग करंट रिक्वायरमेंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस के लिए अलग करंट चाहिए, हाई करंट चाहिए, बल्ब के लिए अलग चाहिए, फैन के लिए अलग चाहिए। अब सबको भाई एक ही सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो सबको करंट कम मिलेगा और अच्छे से सारे मतलब अप्लायंसेस वर्क नहीं कर पाएंगे, तो ये सीरीज का डिसएडवांटेज है।
और पैरेलल का ये एडवांटेज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसको जितना करंट चाहिए था उतना मिल जाता है उसे, ठीक है। तो पैरेलल जो इसका डिसएडवांटेज है वो पैरेलल का एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा, द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। हाँ भाई, पैरेलल सर्किट में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कम होता है, उसके वजह से हीट लॉस भी, हीट या एनर्जी लॉस भी क्या होती है बेटा, कम होती है। इसलिए हम घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन करवाते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम चीजें हिंदी में लिखी गई है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं, जो कि मैंने समझा चुका हूं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी थियरी पढ़ लेते हैं, देन फिर हम डेरिवेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, तो इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मान के चलो हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, सिर्फ रजिस्टर ही कनेक्ट है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट डिसिपेटेड, इससे एनर्जी क्या होती है, लगातार क्या होती है, निकलते रहती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होती है बेटा, डिसिपेट होती है। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलते रहती है सर्किट से, ठीक है, एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसी को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या बोले, तो देखो भाई, अगर कोई मेरे पास सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, ठीक है, और उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, तो जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में क्या होती है बेटा, वेस्ट होती है और यह निकलती है। इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे आप फील भी कर सकते हो, कोई भी अप्लायंस से ज्यादा देर तक चलाते तो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि हीट रिलीज होता है, हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसी को तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसके अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी है, जैसे कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक प्रेस हो गया भाई, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। बल्ब का जो पहले आती थी ना फिलामेंट वाली बल्ब, उसका ग्लो होना इसी इफेक्ट पे काम कर रहा है। गीजर हो गया, इसी इफेक्ट पे काम कर रहा है भाई, ठीक है। सो हीटिंग इफेक्ट के कुछ मतलब एडवांटेज है, तो भाई डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज जैसे कि आपका कंप्यूटर, टीवी, इन सब के लिए भाई हीट बेकार चीज़ है, खराब कर देता है, बट वही प्रेस के लिए फायदेमंद हो गया। तो ठीक है, हमें तो एनीवेज हीट का फॉर्मूला वगैरह ड्राइव करनी है, उस पर हम बात कर रहे हैं। चलो मान के चलो इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल क्या है बेटा, V है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हीट का फॉर्मूला बनाना है। तो भाई पहले बात सोचना पड़ेगा, हीट क्या होता है, एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के लिए तो कोई डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं, बट वर्क के लिए है, तो हमें कहानी कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, वर्क से। तो भाई वर्क होता क्या है, तो वर्क के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा किसके पास, पोटेंशियल के पास, कि भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां से मेरे को वर्क का फॉर्मूला मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल इंटू चार्ज हो गया, पोटेंशियल इंटू क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है भाई। मतलब किसी चार्ज को बेसिकली देखा जाए, किसी चार्ज को कितने पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या करवा रहे हैं, वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, या एक तरह से एक जगह से दूसरे मूव कर रहे हैं, वही वर्क है। और यही वर्क क्या होती है, रिलीज होती है या एक तरह से डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेरे पास हीट का एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू। अच्छा, ये पेरेंट फॉर्मूला है, इसी से हम हीट के बाकी सारे फॉर्मूला बनाने वाले हैं। जैसे कि एक काम करो, इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। तो भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR, ठीक है। V बराबर क्या कहता है बेटा, IR कहता है, क्लियर है, ठीक है, V बराबर IR होता है। अच्छा, चार्ज का कोई फॉर्मूला होता है क्या, बिल्कुल। करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज होता है। करंट इनटू टाइम क्या होता है, चार्ज होता है। इनकी वैल्यू उठाना है, इसमें चिपकाना है। तो भाई देखो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पे IR आ गया और Q के जगह पे IT आ गया। ध्यान से देखिए, I स्क्वायर RT, हीट का यहाँ पे पहला फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। हीट का पहला फॉर्मूला क्या बना है, I स्क्वायर RT। भाई ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, ठीक है। I स्क्वायर RT को इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या बोलते हैं, जूल्स, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है। मतलब अगर करंट को आप 2 गुना बढ़ाते हो तो हीट भाई कितना गुना रिलीज होगा, 4 गुना, ठीक है। ऐसी 3 टाइम्स करंट इंक्रीज करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, तो 9 टाइम्स हीट रिलीज होगा। और इनकी तो डायरेक्टली अगर डबल है तो ये भी डबल इंक्रीज होगा, टाइम डबल करोगे तो हीट भी डबल हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है। इसी को स्टेटमेंट में लिखा है क्या, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट क्या होता है भाई,
हीट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। सेकंड क्या होता है भाई, सेकंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। और ऐसी थर्ड पॉइंट में क्या बोल रखा है, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है भाई, अरे ये क्या हो गया भाई, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। जितना ज्यादा देर तक करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा भाई, हीट रिलीज होगा, उतना ज्यादा क्या होता है, हीट। तो इसी को भाई जूल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, चलो इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं आपका सेम चीज़ें हिंदी में भी लिखी गई है फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। अच्छा देखो, एक चीज़ इसमें देखना है क्या, एक फॉर्मूला और बन सकता है यहीं से, क्या, सिर्फ Q के जगह पे, सिर्फ Q के जगह पे क्या पुट कर दो तुम, IT, Q के जगह पे IT पुट कर दो, तो भाई हीट का जो दूसरा फॉर्मूला बन गया वो बन गया VIT। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद कैसे करोगे VIT को, तो ऐसे याद कर लेना, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT है ना, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बस यहाँ पे ये मत लिख देना क्योंकि V से पोटेंशियल, I से करंट और T से क्या बेटा, टाइम है। तो दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक तो I² RT हो गया और दूसरा VIT। इसको तो VIT करके याद कर लेना, बहुत प्यारा फॉर्मूला, बहुत काम का फॉर्मूला भाई। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक हमने देखा, अच्छा हीट इफेक्ट के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो भाई हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल, मतलब हीटिंग इफेक्ट फायदेमंद होता है किसमें, इलेक्ट्रिक हीटर में, इलेक्ट्रिक आयरन वही प्रेस में, इलेक्ट्रिक बल्ब में और इलेक्ट्रिक फ्यूज में, यहाँ पे तो फायदेमंद होता है। बट वही हीटिंग इफेक्ट अनडिजायरेबल भाई, एक तरह से बेकार हो जाता है किसके में, कंप्यूटर्स को खराब कर देता है, मॉनिटर्स वगैरह हो गया, टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनके लिए हीटिंग इफेक्ट तो भाई बेकार है। अच्छा इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज अ हीट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो पहले के जमाने में आती थी ना भाई, ऐसे अंदर में ऐसे फिलामेंट लगा होता था, ठीक है, ऐसे फिलामेंट लगा होता था, तो ज्यादातर जो पावर है वो हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, एंड स्मॉल पार्ट ऑफ रेडिएट इन द फॉर्म ऑफ लाइट। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट तो भाई इसको ग्लो करवाने में हीट के फॉर्म में लॉस होता था, और कुछ लाइट एनर्जी के फॉर्म में, लॉस होता था, मतलब निकलता था। ठीक है, अब बात करते हैं जो फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन के बारे में भाई लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नंबर के सवाल आते हैं भाई कि बल्ब ऑफ मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है, टंगस्टन से। क्यों टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन ये है कि टंगस्टन जनरली मतलब इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, कितना भी हाई टेम्परेचर हो ये बर्न नहीं होता है, ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, अरे ये क्या हो गया भाई, ठीक है, इट हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कितना 3380 भाई, इतना भयंकर मेल्टिंग पॉइंट है इसका। तो ये यही रीज़न है कि भाई टंगस्टन को हम यूज़ करते थे एज अ, या यूज़ करते हैं एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो फिलामेंट है ना, ये फिलामेंट, ये फिलामेंट ही किससे बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। अच्छा बल्ब जो होता है ना, ये उसके बाहर में ग्लास की कवरिंग रखते थे अपन लोग, तो ग्लास के अंदर कुछ इनएक्टिव गैसेस भरा होता है, जैसे कि नाइट्रोजन और आर्गन। इन्हीं गैस को क्यों भरते हैं, क्योंकि भाई ये नोबल गैस होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते हैं, है ना, और इससे एक तरह से क्या होता है, फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है, सेम चीज़ हिंदी मीडियम में लिखा है, आप इसको सब पढ़ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, समझा तो मैंने दिया ही है ऊपर में। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जब कभी ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज वायर बहुत पतला सा होता है, ऐसे बनाया जाता है फ्यूज वायर। देखो भाई, ये बाहर से वायर लेके आए, ठीक है, अब इसका जो कनेक्शन होता है बहुत थिन वायर से करा जाता है, पतला सा वायर, रुको जरा पतला सा वायर ले लेते हैं, ये रहा भाई, ठीक है, वेरी थिन वायर से क्या होता है, फ्यूज वायर को बनाया जाता है। ठीक है, और जब एक्सेस करंट होता है, अब एक्सेस करंट जब भी फ्लो होगा ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के केस में, तो ये क्या हो जाता है, फट से मेल्ट हो जाता है। मेल्ट, अगर सेफ लिमिट से करंट एक ज़्यादा मतलब अमाउंट में फ्लो होता है, मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट बेटा ब्रेक हो जाएगा, और फिर करंट फ्लो नहीं होगा, और आपका घर में आग लगने से बच जाएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। अच्छा फ्यूज किससे बनता है, तो प्योर टिन और अलॉय ऑफ कॉपर और टिन से बन सकता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, लाइव वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तभी तो जल्दी ब्रेक होगा। पता चले मोटा वायर लगा दिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट हुआ, तो भाई तुम्हारा घर जल जाएगा और ये वायर मेल्ट होगा ही नहीं। ठीक है, चलो भाई
आगे बात करते हैं, करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। अप्लायंसेस से करंट कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा होगा तभी तो जल्दी मेल्ट होगा, आई ज़्यादा तभी तो करंट तभी हीट ज़्यादा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखा। अच्छा एक चीज़ और प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी नोट कर लेना भाई, पतला होना चाहिए, ठीक है, थिन होना चाहिए, मोटा लगाओगे पता लगे मेल्ट ही ना हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टार्ट करने से पहले हम हीट का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। तो हीट के हमने कितने फॉर्मूले देखे थे? एक तो हमने हीट का फॉर्मूला देखा था कौन सा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था? दूसरा फॉर्मूला था हीट का वही वीआईटी वाला, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, वीआईटी वाला। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है, उसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो फॉर्मूला कौन सा है? इसी से बन जाएगा, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला वो। कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जैसे कि क्या मैं इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पे आई वी बराबर आई आर होता है, ओम्स लॉ सभी जानते हैं, वी बराबर क्या होता है बेटा, आई आर होता है। तो यहाँ पे आई बराबर क्या हो गया, वी बाय आर हो गया। तो बस इसको उठाना है और इस वाले में चिपका देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हीट का फॉर्मूला, एच बराबर आई के जगह पे मैं क्या रखने वाला हूँ, वी बाय आर। तो वी बाय आर का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, पहले से यहाँ पे आर टी है, एक आर ने एक आर को मार दिया, ठीक है, एक आर ने एक आर को भाई साहब मार दिया। तो हीट का एक और फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया, वी स्क्वायर टी बाय आर, वी स्क्वायर टी बाय आर। इस फॉर्मूले को ज़्यादातर बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, भूल जाते हैं। तो और इसी पे ही सवाल आ जाता है। तो देखो ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब पोटेंशियल, टाइम और रेजिस्टेंस दिया हो तो ये फॉर्मूला लगाओ, वोल्टेज करंट टाइम दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, और कभी आई आर टी दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हीट के, आपको याद करना पड़ेगा। देखो भाई याद तो सिर्फ यही करना है, ये तो ऐसे ही याद हो जाता है। आई स्क्वायर आर टी फेमस है, जूल्स लॉ सभी जानते हैं, वी आई टी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बस आपको याद तो देखा है तो यही करना है, वी स्क्वायर टी बाय आर, वी स्क्वायर टी बाय आर। अगर आपको ये फॉर्मूला क्लियर है तो भाई पावर तुम्हें आ चुका है पहले से ही, मान लो। कैसे? तो पहले देखते हैं पावर कौन सा पढ़ना है भैया, क्या है वही वाला पावर है जो 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं, वर्क पावर एनर्जी में। तो थोड़ा बहुत है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर की बात हो रही है, वहाँ पे मैकेनिकल पावर पढ़ा था आपने। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड या डिसिपेटेड, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो भाई इस पावर का भी डेफिनेशन सेम है, तो पेरेंट फॉर्मूला भी सेम होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहे हैं हम, मैकेनिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं। तो बस स्लाइटली सा चेंज आ जाएगा, क्या कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड पावर। कौन सा पावर भैया, इलेक्ट्रिकल पावर है भाई, यहाँ पे कौन सा पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है। चलो भाई इतना क्लियर है। अच्छा देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क होता है, ठीक है भाई। तो यानी कि जो वर्क का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे वो हीट के लिए होगा। तो भाई देखो ये जो हीट है वो वर्क ही तो है देखा जाए तो भाई इन सबको टाइम से डिवाइड कर दो तीनों को, आपका पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो भाई इस वाले फॉर्मूले को देखो भाई, अगर मेरे को पावर चाहिए तो हीट को टाइम से डिवाइड कर दूं, क्योंकि देखो एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन में टाइम भी तो क्या है, पावर ही होता है। तो भाई पुट कर दो इसका फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, नीचे में है टी, टी ने टी को मार दिया, तो पावर का पहला फॉर्मूला जो आपके सामने है वो है आई स्क्वायर आर। तो बस आपको टाइम गायब करना है, टाइम गायब करते ही पावर का फॉर्मूला आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सिमिलरली ये देखो भाई, इसमें भी क्या करना है, टाइम गायब कर दो भाई, क्योंकि टाइम से डिवाइड हो गया तो पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, वी आई। ऐसे याद करो इसे, पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉर्मूला भी है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। अब इसको भी टाइम से डिवाइड कर दो तो तीसरा पावर का फॉर्मूला मिल गया, कौन सा मिल गया, ये वाला, वी स्क्वायर बटे आर, वी स्क्वायर बटे आर। तो देख सकते हैं भाई तीन फॉर्मूले पावर के आगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे तो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चंस के लिए न्यूमेरिकल के लिए जो भी पीवाई क्यू के आजकल लेटेस्ट ट्रेंड वाले न्यूमेरिकल चल रहे हैं, एनसीईआरटी है, इसका मैं एक वन शॉट लेके आऊँगा, उसमें 1 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो रह जाएगा उसको एज अ होमवर्क आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलो
एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर ले रहे, उसको भी क्यों छोड़ना भाई। क्या है, डिफाइन वन यूनिट, डिफाइन वन यूनिट। एक यूनिट का हमें डेफिनेशन देखना है, और एक्चुअली एक यूनिट में कितना जूल होता है, एक यूनिट में कितना जूल होता है, कितना जूल होता है, इसमें हमें कन्वर्ट करके दिखाना है। तो अक्सर ये पेपर में 2-3 नंबर में आ जाता है, तो न्यूमेरिकल या तो डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाएगा। तो देखो भाई, पहले बात, एक यूनिट होता क्या है, तो एक यूनिट एक्चुअली एनर्जी का यूनिट है, कितना एनर्जी तुमने कंज्यूम करा है, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वॉट आर, ठीक है। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलो वॉट आर। अच्छा, 1 किलो वॉट में कितना वॉट होता है, 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हो, 1000। 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होता है। और 1 घंटे में कितना सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं। टोटल क्या होते हैं ये, 3600 सेकंड आ गया। जरा सॉल्व करिए यहाँ पे, सॉल्व करिए, कितना आ गया, 6 6 36, 2 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से। अब भाई ये जो वॉट सेकंड होता है, ये जो वॉट सेकंड होता है वही किसके बराबर होता है, जूल के। कैसे पता चला भाई, पावर बराबर वर्क अपॉन में टाइम, यही होता है ना। तो वर्क बराबर पावर इनटू टाइम। देखो पावर का वॉट वॉट आ गया, और टाइम का सेकंड आ गया। वॉट सेकंड ही किसके बराबर होता है, जूल के, क्योंकि वर्क एनर्जी यूनिट सेम है। अच्छा जरा इसको जंप करवाओ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि भाई एक यूनिट या 1 किलो वॉट आर बराबर होता है, एक यूनिट में होते हैं 1 किलो वॉट आर, और ये बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 जूल। सो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ये कन्वर्जन भाई इंपॉर्टेंट है, और इसका डेरिवेशन भी। तो यहाँ पे मेरे तरफ से चैप्टर का हो गया है आपका दी एंड। अब भाई इस चैप्टर में सिर्फ हमारा न्यूमेरिकल्स रह रहा है, उसका वन शॉट हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।